हेलो एवरीवन। न्यू सीजन बट सेम आर्सेनल। पिछला सीजन जैसा खत्म किया था ये सीजन वैसे ही स्टार्ट किया है। हर आदमी कह भी रहा है कि इस बार शायद फिर से आर्सेनल जीतेगी और बैक टू बैक जाएगी, जो उन्होंने अपने हिस्ट्री में कभी नहीं किया है। अब अगर हम कल के मैच की बात करें, 3-0 बहुत ही ईजी विन। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई कवेंट्री चैंपियनशिप से आ रही है, वहाँ पे जीत के आ रही है, दे हैव नथिंग टू लूज। आर्सेनल में मैच हो रहा है, अगर वो कॉवेंट्री के होम पे होता तो तब भी कॉवेंट्री के पास दे वुड हैव समथिंग टू लूज, बट यहाँ पे तो उन्हें मालूम है कि वो जीत नहीं सकती है, तो दिल प्ले फ्रीली। बट हमने देखा कि आर्सेनल क्यों इतनी एफिशिएंट टीम है कि भाई कोई भी अपसेट हो उससे पहले ही फर्स्ट हाफ में ही मैच खत्म हो गया। 2-0 फर्स्ट हाफ में 15 मिनट पे एक गोल 23 मिनट पे, और उसके बाद से आई थिंक पूरा मैच एक ट्रेनिंग सेक्शन जैसा हो गया। सेकेंड हाफ में हमने देखा कि शुरुआत में ही आर्सेनल ने गोल स्कोर किया, उसके बाद दे टुक द फुट ऑफ द पेडल। उसके बाद इट वाज एन इजी विन। चेंजेस काफ़ी किए अर्टेटा ने, और ये भी हमें देखने को मिला कि भाई आर्सेनल क्यों लोग बोल रहे हैं कि भाई इस बार वो डिफेंड कर सकती है, क्योंकि डेप्थ कितनी ज़्यादा है। आप एक्चुअली दो डिफरेंट टीम्स बना सकते हैं आर्सेनल की, और स्टिल आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स पेयर में रह जाएंगे। तो इतनी बड़ी स्क्वाड है। कल का मैच आपको ये और देखने को मिला, एक चीज़ जो बहुत डिफरेंट देखने को मिली कि भाई शुरुआत से आर्सेनल अटैक पे गया। काफ़ी बार हमने देखा था पिछले सीजन के एंड में ये हो रहा था कि भाई जब ओपोनेंट टीम्स लो ब्लॉक पे सिट कर रही है तो उन्हें ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन पहले ही हाफ में 2 गोल मारना, उसके बाद से गेम बहुत आसान हो जाता है। जहाँ तक कमेंट्री की बात करें, हर आदमी बोल रहा है कि भाई चैंपियनशिप में बहुत अच्छा खेलते हुए आ रही है, और इसलिए शायद अगर कोई टीम इस बार बचेगी तो कमेंट्री होगी, बट मेरा मानना इससे थोड़ा अलग है। देखिए, 2-3 बार मैंने ऐसा देखा है कि भाई जो टीम चैंपियनशिप में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते आ रही है, मतलब आउट फुटबॉल करते हुए आ रही है और टीमों को, वो शायद यहाँ पे आके सरवाइव नहीं करते। फॉर एग्जांपल, विंसेंट कंपनी की बर्नली टीम थी, वो टीम चैंपियनशिप में सबको डिस्ट्रॉय करते हुए आ रही थी, तो सबको लगा था कि शायद वो प्रीमियर लीग में भी आके विंसेंट कंपनी बहुत अच्छा खिलवाएंगे। बट विंसेंट कंपनी इतने अच्छे मैनेजर हैं, बट वो मैनेजर हैं ऑफ अ टॉप टीम। मतलब उनकी थॉट प्रोसेस हमेशा यही रहती है कि वो दूसरी टीम को आउट फुटबॉल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो आप देख रहे हैं बायर्न म्यूनिक में गए हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो बायर्न म्यूनिक एक टॉप टीम है। तो जिस भी टीम के साथ विंसेंट कंपनी इन्वॉल्व होंगे, अगर वो टॉप 2 टॉप 3 की टीम है तो उसे वो बहुत अच्छा खिलाएंगे। लेकिन आप सोचें कि भाई जो 17th पोजीशन 18th पोजीशन के लिए जो फाइट करनी है, एक एज अ स्मॉल टीम बन के खेलना है, तो वहाँ पे विंसेंट कंपनी बहुत अच्छा नहीं खिला पाएंगे। और वहाँ इसीलिए मुझे लगता है कि जो चैंपियनशिप टीम ये सोच के आती है कि भाई वो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलेगी यहाँ पे और उसके थ्रू सर्वाइव करेगी, तो उसके चांसेस कम रहते हैं। इसका एक और एग्जांपल है कि भाई स्कॉट पार्कर जब अपनी टीम लेके आए थे, वो भी माना जा रहा था कि आउट फुटबॉल करेगी टीम को, दूसरी टीम्स को। लेकिन प्रीमियर लीग में अगर आप चैंपियनशिप से आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है वो गल्फ इन क्लास को मिटाना। इसलिए उन टीम्स के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, जो अपने ग्रिड पे आते हैं, डिटर्मिनेशन पे आते हैं, जो स्ट्रेंथ पे आते हैं, जो इस चीज़ पे आते हैं कि भाई हम दूसरी टीम को फिजिकली डोमिनेट करेंगे। इसीलिए काफ़ी बार चैंपियनशिप में आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है, सो दैट्स नॉट अ क्लियर मार्कर कि आप प्रीमियर लीग में आके कैसा खेलेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जो टीम बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते हुए आ रही है उसके चांसेस और कम हो जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि पिछली बार अगर आप देखें, सनडरलैंड जो अपने ग्रिट की वजह से, जो अपने स्ट्रेंथ की वजह से, फिजिकलिटी की वजह से आई थी, उसने बहुत अच्छा किया। ऐसी टीम्स प्रीमियर लीग में आके ज़्यादा अच्छा करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कॉन्ट्री के लिए बहुत लंबा सीजन होने वाला है, अगर ये वो यही सोच के आते हैं कि भाई हम दूसरी टीम्स को आउट फुटबॉल करेंगे। अभी अगर आप उनका स्क्वाड देखें तो भाई फिजिकलिटी है, थोड़े बहुत रनर्स भी हैं, तो अगर वो अपना गेम प्ले थोड़ा ट्विक करते हैं, फ्रैंक लैम्पार्ड जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे मैनेजर नहीं साबित हुए थे, चैंपियनशिप में जाके उन्होंने अपनी रेपुटेशन थोड़ी बहुत इन्हांस की है, लेकिन क्या वो प्रीमियर लीग में इस टीम को रख पाते हैं, वो इस पर डिपेंड करेगा कि क्या वो अपना गेम उस तरह से अडाप्ट कर पाते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आउट फुटबॉल करने की चीज़, वैसे ही एक और एग्जांपल है एंज पोस्टेकोग्लू। अगर वो टॉटनहम का अगर आप पहला सीजन देखें, जब वो हायर हुए थे, दिसंबर तक उन्होंने वो टीम को सेकंड रखा था, जब तक कोई इंजरीज नहीं हुई थी। तो एंज भी ऐसे मैनेजर हैं जो अपनी टीम को फ्रंट फुट पे खिलाना चाहते हैं। तो अगर उनके पास बहुत अच्छी टीम होगी, जो मतलब लीग में टॉप 2 टॉप 3 की है, तो उसे वो बहुत अच्छा खिलाएंगे। लेकिन अगर आप उनसे कहें कि एक कोई खराब टीम है और उसे 16 17 18 रखो, तो वो रखना मुश्किल होगा। उसके लिए आपको मैनेजर्स चाहिए, जैसे सैम अलाडाइस हैं, जैसे शॉन डाइश हैं, ऐसे मैनेजर्स जिन्हें मालूम है कि रेलेगेशन में क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्री के पास शायद वो नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकती है। अब आर्सेनल, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, क्यों ये टीम इतनी स्ट्रांग है। देखिए, इस सीज़न जो मुझे लगता है आर्सेनल के लिए सबसे बड़े चैलेंजर्स होंगे वो चेल्सी, मैंने बोला था। उसका रीज़न है कि अगर आप उनका फ्रंट 3 देखें और उसके पीछे 3 प्लेयर अगर आप और देखें, मतलब जॉ पेड्रो अपनी पोजीशन पे टॉप 3 में है,
प्रीमियर लीग में टॉप 3 अगर स्ट्राइकर्स देखें तो हालैंड के बाद शायद जॉ पेड्रो और ह्यूगो एक्टिक आएंगे, तो वहाँ पे वो टॉप 3 में है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें मॉर्गन रॉजर्स, राइट हैंड साइड पे कोल पार्मर, दोनों अगर आप अटैकिंग मिडफील्डर में देखें तो आप कह सकते हैं कि प्रीमियर लीग के वन ऑफ द बेस्ट हैं। फिर पीछे अगर आप देखें रीस जेम्स और मोसेस काइसेडो, तो ये अपनी अपनी पोजीशन पे बेस्ट हैं। तो अगर आपके पास 5 या 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी अपनी पोजीशन पे बेस्ट है, तो आप टाइटल के लिए चैलेंज ज़रूर करेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है इस आर्सेनल टीम को अगर आप देखें, जो इनकी बैक फोर है, जो इनके गोलकीपर हैं डेक्लन राइस हैं, और अगर आप मतलब ओडेगार्ड और साका भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर आप उन दोनों को हटा भी दें तो 4 वो, एक डेक्लन राइस, एक गोलकीपर, आपके पास 6 लोग एक्चुअली ऐसे हैं जो आप बोल सकते हैं कि प्रीमियर लीग में टॉप 2 या टॉप 3 में है। तो 11 लोग की टीम होती है, अगर 50% से ज़्यादा प्लेयर्स आपके पास ऐसे हैं जो लीग में टॉप 2 या टॉप 3 हैं, तो हमेशा हर बार आप चैलेंज करेंगे। जहाँ तक रही ट्रांसफर विंडो की बात, देखिए ब्रूनो गिमारेश और एजरी कॉन्सा को साइन किया है। अगर सलीबा फिट होते तो एजरी कॉन्सा को साइन नहीं करना पड़ता। तो ये एक ऐसी बाय है जो सिचुएशन ने डिमांड की थी। तो अगर जो लोग बोल रहे हैं कि भाई कितने डिफेंडर्स भरेंगे, तो अगर आप लॉजिकली देखें, भाई कैलाफियोरी काफ़ी बार इंजर्ड रहते हैं, बेन वाइट काफ़ी बार इंजर्ड रहते हैं, टिम्बर काफ़ी बार इंजर्ड रहते हैं, सलीबा इंजर्ड हैं ही, तो 8 डिफेंडर्स में से 4 आपके ऐसे हैं जो इंजरी प्रोन है। तो यहाँ पे थोड़ा सेंस बनाता है कि भाई आप एक ऐसे प्लेयर को लाएं जो राइट बैक भी खेल सकता है, जो सेंटर बैक भी खेल सकता है। तो उस सेंस से एजरी कौनसा काफ़ी लॉजिक बनाता है। लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि भाई उनकी एज ज़्यादा है, तो देखिए काफ़ी बार जब आप प्लेयर साइन करते हैं तो आप फ्यूचर के लिए साइन करते हैं कि भाई आपके लिए 3-4 साल बहुत अच्छा करेंगे। बट वो आप तब करते हैं जब आपको ये मालूम है कि भाई आप अभी जीतने के लिए शायद उतने रेडी नहीं है। अभी आपको ज़रूरी नहीं है कि वो प्लेयर आते ही ग्राउंड हिट करे, एकदम से वो बहुत अच्छा खेलने लगे। बट यहाँ पे क्योंकि आर्सेनल के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि भाई जितने भी उनके चैलेंजर्स हैं सबके पास नए मैनेजर हैं, तो इस साल उनके पास चांसेस जीतने के बहुत अच्छे हैं। तो आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करें, आप ऐसा इन्वेस्ट करें कि भाई वो प्लेयर 2-3 साल बाद अच्छा होगा, लेकिन तब क्या पता कि और जो आपके मैनेजर्स हैं और जो टीमें हैं वो और अच्छी हो जाएं। तो अभी जब आपके पास पता है आप बेस्ट टीम है, तो आप अभी ऐसे प्लेयर लीजिए जो पहले दिन से ही अच्छा खेलें, ताकि इस बार की जो लीग है वो तो आप आराम से जीत जाएं। मतलब आप लॉजिक समझ रहे हैं ना कि भाई अगर कोई ऐसी टीम होती, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी मैनचेस्टर सिटी के लिए खरीदना है प्लेयर या चेल्सी के लिए खरीदना है, तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि भाई 2-3 साल बाद वो अच्छा करे, तब तक हमारे मैनेजर को थोड़ा टाइम हो जाएगा, टीम अपने नए मैनेजर को अडाप्ट कर लेगी, तो उसके लिए मैं प्लेयर खरीद सकता हूँ। लेकिन आर्सेनल ऑलरेडी आर्टेटा के अंडर इतने साल खेल चुकी है, तो उन्हें जीतना अभी ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो कॉम्पिटिटर, जितने भी कॉम्पिटिशन है वो इतने स्ट्रांग नहीं है। तो आपके पास जब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तब आप बेस्ट प्लेयर्स खरीदिए, ताकि ये अपॉर्चुनिटी जाने ना दीजिए। ये 1-2-3 साल जब तक आप टॉप पे हैं, तो आप मैक्सिमम ट्रॉफीज कैसे जीत सकते हैं, वो आप तभी जीत सकते हैं जब आप ऐसे प्लेयर्स लाएं जो इस समय रेडीमेड है टीम में आने के लिए और पहले दिन से परफॉर्म करने के लिए। इसलिए ब्रूनो गिमारेश, अजरी कौनसा, भले ही लोग कहें कि भाई एज उनकी ज़्यादा हो गई है, लेकिन आर्सेनल एक यूनिक सिचुएशन में है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में है कि इस साल बहुत अच्छे चांस है उनके पास जीतने के लिए। तो वो ऐसे प्लेयर्स पे क्यों अपने पैसे खर्च करें जिनके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, जब 2-3 साल बाद और कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं, जब कंपटीशन कम है तब आप बेस्ट प्लेयर लाइए, ताकि आप और स्ट्रेंथन करें और एक तरह से इंश्योर करें कि आप लीग जीत जाएंगे। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि भाई क्या चैंपियंस लीग के लिए भी आर्सेनल फिर फेवरेट हो जाएगी जब इतने अच्छे प्लेयर्स लिए हैं। देखिए पॉइंट अगर आप देखें, फर्स्ट 11 कहाँ कहाँ इंप्रूव हुई है। देखिए एजरी कौनसा के आने से अगर विलियम सलीबा फिट हैं तो फर्स्ट 11 में नहीं आएंगे। अगर ब्रूनो गिमारेश है वो आ सकते हैं, लेकिन माइल्स लुइस केली बाहर जाएंगे, तो वो इतना बड़ा कोई ड्रॉप ऑफ नहीं है। तो फर्स्ट 11 आप चैंपियंस लीग जीतते हैं। काफ़ी लोग बहुत गलत बात कहते हैं कि भाई चैंपियंस लीग आप अपने स्क्वाड के दम पे जीतते हैं। नहीं, चैंपियंस लीग आप अपने बेस्ट प्लेइंग 11 के दम पे जीतते हैं, क्योंकि चैंपियंस लीग के जो लेटर स्टेजेस हैं उस पर आप अपना बेस्ट प्लेइंग 11 ही खिलाएंगे। हाँ, जो प्रीमियर लीग है वो आप अपने स्क्वाड के डेप्थ पे जीतते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको रोटेशन करनी होती है। चैंपियंस लीग में तो आप हर बार अपनी बेस्ट 11 ही खिलाएंगे। तो क्या बेस्ट 11 आर्सेनल की बहुत बढ़िया है? जैसे मैंने पहले कहा कि बैक फोर बहुत अच्छा है, डेक्लन राइस बहुत अच्छा है, गोलकीपर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स मेरे ख्याल से अगर आप फ्रंट 3 देखें तो मेरे ख्याल से सिटी का बेटर है, चेल्सी का बेटर है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो क्या आर्सेनल ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव की हैं। मेरे ख्याल से जॉलिस बहुत अच्छी साइनिंग है, बट वो भी असिस्ट के लिए ज़्यादा देखते हैं। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें अगर आप फीफा में देखें तो 80-85 के बीच रेंज करेंगे, मतलब उनकी पोटेंशियल जो है वो 85-86 है, लेकिन वो 90 वाला प्लेयर कोई नहीं आया है, कोई सुपरस्टार नहीं आया है। तो अगर आप बोलें कि भाई क्या फर्स्ट 11 आपकी अब पीएसजी से बेटर हो गई है, या
जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइनअप, मतलब टैक्टिक्स वगैरह छोड़ दें तो क्या रियल मैड्रिड से बेटर है, क्या बार्सिलोना से बेटर है, क्या बायर्न म्यूनिख से बेटर है, तो फर्स्ट 11 में अगर आप बैक फोर और गोलकीपर छोड़ दें, डिक्लेन राइस छोड़ दें, तो बाकी प्लेयर्स जो अटैकिंग मिडफील्डर है आपके पास, जो फ्रंट थ्री है, वो शायद इन सारी टीमों से बेटर नहीं है, और उसको आपने अभी तक इम्प्रूव भी नहीं किया है। तो लीग तो मेरे ख्याल से आर्सेनल जीत जाएगी, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि चैंपियंस लीग में भी बहुत अच्छे चांस है, उसमें मैं थोड़ा डिसअग्री करूंगा, क्योंकि आपने अपना फर्स्ट 11 इतना ज़्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं किया है। आपको अभी भी मेरे ख्याल से हैवर्ट्स अगर फिट रहते हैं तो आर्सेनल के पास बहुत अच्छा चांस होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस टीम में हैवर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ग्योकरेस आते हैं, वो भी गोल मार सकते हैं, गैब्रियल हेजूस भी एक दो गोल मार सकते हैं, मरीनो भी आ सकते हैं, लेकिन एज अ फॉल्स नाइन जो अंडरस्टैंडिंग काया हैवर्ट्स की है, जो जिस हिसाब से वो प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, ग्योकरेस भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन प्रेसिंग जैसे ग्योकरेस हैं या गैब्रियल हेजूस हैं, ये फर्स्ट मैन प्रेस बहुत अच्छा करते हैं। मतलब जैसे आप डिफेंडर हैं, आपके पास बॉल है और ये आपको प्रेस करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इनको डायरेक्टली प्रेस करना है तो ये बहुत अच्छा करेंगे कि भाई उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, तो जाके प्रेस करना है। लेकिन जब आपको सेकंड मैन प्रेस करना है कि कोई और प्रेस कर रहा है और आपको ये गेस करना है कि भाई जिसके पास बॉल है वो कहाँ पास करेगा और कौन सी पासिंग लेन शट डाउन करनी है, किस एंगल को कट आउट करना है, तो वहाँ पे वो इंटेलिजेंस जो काया हैवर्ट्स के पास है वो किसी और के पास नहीं है। जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम है, जिस हिसाब से वो साका को गेम में लाते हैं, जॉलिस को लाते हैं, ओडेगार्ड जिस हिसाब से हैवर्ट्स के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। देखिए अगर आप देखें पिछले साल भले ही आर्सेनल टाइटल जीती हो, लेकिन 2 साल 3 साल पहले एक्चुअली जो उन्होंने बेस्ट फुटबॉल खेला था वो तब खेला था जब हैवर्ट्स 9 खेल रहे थे, साका इधर खेल रहे थे, मार्टिनेली खेल रहे थे और ओडेगार्ड खेल रहे थे। इन सारे प्लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि उस समय द ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो आर्सेनल खेल रही थी वो बहुत बढ़िया थी। अभी मार्टिनेली की जगह जोले से एक अपग्रेड है, बट साका ओडेगार्ड तब बहुत अच्छा खेलते हैं जब हैवर्ट्स यहाँ पे हो। ये हमने देखा भी है कि भाई पिछली बार जब ग्योकरेस खेल रहे थे तो साका का फॉर्म भी थोड़ा डिप हुआ, तो हैवर्ट्स के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने टीममेट्स को बेटर बनाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, किस हिसाब से उन्हें रन लेना है, कब उन्हें शॉट आना है, कब उन्हें लॉन्ग जाना है, किस हिसाब से वो, आपने कल भी देखा होगा विंग्स पे काफ़ी बार आपको दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम बहुत अच्छा है। अब लोग कहते हैं कि भाई शायद इतने क्लिनिकल नहीं है, लेकिन जब भी मैंने हैवर्ट्स को खेलते हुए देखा है, फॉर मी ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर आर्सेनल। अगर वो नहीं खेलते हैं तो ड्रॉप ऑफ काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अगर हैवर्ट्स फिट रह जाते हैं तब तो आर्सेनल के पास बहुत अच्छे चांस है कि चैंपियंस लीग में भी डीप जाएगी। लेकिन अभी एटलीस्ट आर्टेटा भी ये समझते हैं कि हैवर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो द ओनली थिंग मेरे हिसाब से ये है कि कल भी वो 90 मिनट्स खेले। आपने देखा कि प्री सीजन में भी वो हर मैच खेलते हुए आ रहे हैं, तो क्या उनकी बॉडी इतना झेल पाएगी? क्या 50-60 मिनट पे उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लॉन्जेविटी उनकी रहे? क्योंकि इतनी जल्दी सीजन में आप उन्हें इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट ना कर दें, क्योंकि मेरे हिसाब से ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। बाकी जोलेस लुक्स वर्ल्ड क्लास। मुझे भी थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन थे कि क्या उनके पास वो टर्न ऑफ पेस है, लेकिन पिछले 2-3 मैचों में हमने देखा है कि भाई अपने डिफेंडर को पेस के बेसिस पर भी उन्होंने 2-3 बार बीट किया है। तो चाहे वो 95-96 पेस ना हो, लेकिन 85-86 टाइप की पेस तो है। गेम की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो भी प्रेस बहुत अच्छा करते हैं। उनकी भी फर्स्ट इंस्टेंट ये रहती है कि पास किस कहाँ पे असिस्ट किस हिसाब से निकालें। अगर आपने उनका रिकॉर्ड देखा हो भाई, क्लब ब्रूज से लेके अभी तक पिछले सीजन शायद 30 के अराउंड उनकी असिस्ट थी, तो इट शोज़ कि भाई कितना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम कितनी अच्छी है। ही इज़ अ क्लियर अपग्रेड ऑन मार्टिनेली। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ही हैज़ द पेस ऑफ मार्टिनेली एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉसार्ड। तो शायद मार्टिनेली जितना पेस नहीं है, शायद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम ट्रॉसार्ड जितनी नहीं है, बट ही इज समवेयर इन बिटवीन। दोनों की बेस्ट चीज़ें आप कह सकते हैं कि जोलिस में हैं, तो दैट्स अ क्लियर अपग्रेड। बट मैं अभी भी चाहूँगा कि एक लेफ्ट विंगर और है। मेरे हिसाब से लिमन एंजाया, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छे प्लेयर है। मेरे हिसाब से इस समवन जो इस टीम का लेवल एलिवेट कर सकते हैं और बहुत महंगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि लिमन एंजाया की जो क्लोज कंट्रोल है, जो क्लोज ड्रिबलिंग है, टाइट स्पेसेस में जो ड्रिबलिंग है, वो मेरे ख्याल से आर्सेनल के पास अभी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसके पास टाइट स्पेसेस में वैसी ड्रिबलिंग करने की एबिलिटी हो। जब आप देखेंगे सीज़न आगे बढ़ेगा, जब प्लेयर्स और टायर करेंगे, जब छोटी टीमें और ज़्यादा लो ब्लॉक में खेलेंगी, उस समय आपको ऐसा प्लेयर चाहिए है जो कम से कम लो ब्लॉक के अगेंस्ट क्लोज कंट्रोल जिसका बहुत अच्छा हो, जिसकी क्लोज रेंज ड्रिबलिंग बहुत अच्छी हो। तो वहाँ पे लिमन एंजाय एक अपग्रेड हो सकते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो मेरे ख्याल से जोलिस की जगह लेफ्ट विंग पे आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन एजे हैं। एजे ओडेगार्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जितना देखने को मिल रहा है तो ओडेगार्ड का रिप्लेसमेंट मरीनो को अर्थेटा समझ रहे हैं, और जोलिस की जगह एजे। एजे के साथ दिक्कत यह है कि भाई इतने प्लेयर ऑफ मोमेंट्स है ना, कि पूरे गेम में जब वो आते हैं तो आर्सेनल का लेवल थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, लेकिन
पॉइंट इज कि भाई एजे के पास इतनी अच्छी शॉट है कि वो कहीं से भी गोल स्कोर कर सकते हैं। तो क्या है कि भाई भले ही टीम का लेवल कम हो रहा है, लेकिन बिकॉज एजे के पास मोमेंट्स हैं तो वो कभी भी स्कोर कर सकते हैं, तो इसलिए उनको शायद टॉलरेट किया जाता है। हम देखते हैं कि ओडेगार्ड कितना हार्ड वर्क करते हैं, जोलिस कितना हार्ड वर्क करते हैं। एजे के पास इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई वो हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पे एक इशू है। मुझे बहुत पसंद है वो प्लेयर, लेकिन अगर आप डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आर्टेटा आपको टीम में नहीं रखेगा। और दूसरा एक चीज़ और, जो लोग कह रहे थे कि भाई पिछले सीजन आर्सेनल टाइटल जीत गई तो इस बार बहुत ज़्यादा स्टाइल से खेलेगी, तो मेरे ख्याल से वो एक्सपेक्ट करना आर्सेनल से थोड़ा गलत है। आर्सेनल की टीम की जो स्ट्रेंथ है वो उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें कि काफ़ी टीमें काउंटर अटैक पे गोल खाती हैं, लेकिन आर्सेनल का डिफेंसिव ट्रांजिशन में भी इतना अच्छा पकड़ है गेम पे। मेरे ख्याल से पूरे यूरोप में डिफेंसिव ट्रांजिशन में, मतलब काउंटर अटैक पे गोल ना खाना, वो आर्सेनल के, मतलब आर्सेनल से बेटर और किसी का नहीं है। तो वो उनकी स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से वो टाइटल जीतेगी, उसकी वजह से वो काफ़ी मैचेस जीतेगी। कल अगर आप देखें, तीनों गोल ऐसे थे जहां पे आर्सेनल ने बॉल जल्दी विंग की और वहां से उन्होंने स्प्रे किए पास और जल्दी से गोल मारा। आपको कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ स्किल या वैसा कुछ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार आर्सेनल बहुत ज़्यादा स्टाइल से खेलेगी, तो मेरे ख्याल से फ्रंट फुट पे ज़्यादा रहेगी, लेकिन टीम जीतेगी तभी जब उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर की वजह से ही जीतेगी। वो इसलिए नहीं जीतेगी कि एकदम से आपका ऑफेंसिव लाइनअप बहुत अच्छा खेलने लगा। आपकी सक्सेस की रीज़न आपका डिफेंसिव स्ट्रक्चर ही बनेगा। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई प्राइम बार्सिलोना ऑफ 2008-2009 के लेवल की खेलेगी, या मैनचेस्टर सिटी जब ट्रेबल जीती थी उस जिस लेवल के खेल रही थी वैसा खेलेगी, तो वैसा नहीं है, क्योंकि आपके पास फ्रंट थ्री में वो उस लेवल के प्लेयर्स नहीं हैं जो शायद सिटी या चेल्सी के पास उस समय थे, या बार्सिलोना के पास उस समय थे। बाकी अभी ट्रांसफर विंडो में और क्या करना चाहिए, जैसे मैं बताया कि लेफ्ट विंग पे तो एक प्लेयर चाहिए, बाकी इनको प्लेयर्स बेचने बहुत पड़ेंगे। मेरे ख्याल से वेनियरी को ये लोन पे भेजना चाह रहे हैं। आई लव वेनियरी। मेरे हिसाब से मरीनो से भी ऊपर अगर मैं किसी को रखूँगा इन टर्म्स ऑफ अबिलिटी ऑन द बॉल, तो वनेरी है। बट शायद आर्टेटा को ये लगता है कि भाई डिफेंसिवली वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बाहर करना चाह रहे हैं। बट स्टिल अगर मैं आर्सेनल की जगह हूँ तो मैं सोचूंगा कि भाई उन्हें लोन पे ही भेजूँ, या अगर बेचना भी है तो भाई बायबैक क्लॉज हो, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर वो कहीं और जाके सक्सीड करेंगे ही 2-3 साल में, वो सुपरस्टार बन सकते हैं, तो आपके पास एक कम से कम बायबैक क्लॉज होना चाहिए कि आप उन्हें दोबारा खरीद सकें, क्योंकि ओडेगार्ड भी एज होगी, ऐसे भी बड़े हो रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि परमानेंटली ऐसे बेच नहीं देना चाहिए कि ना आपके पास बायबैक क्लॉज हो और ना आपने लोन पे भेजा है। वहाँ पे वनेरी को आप भेज सकते हैं। मार्टिनेली को जहाँ सुनने में आ रहा है कि भाई स्क्वाड से पूरी तरह हटा दिया गया है, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्टिनेली को बाहर भेजा ही जाएगा। गैब्रियल हेजूस को जाना चाहिए, रीस नेल्सन को जाना चाहिए, फाबियो वियेरा को जाना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो डेडवुड हैं, जिसे आर्टेटा अपने इस बार समझ नहीं रहे हैं कि उनके स्क्वाड में होना चाहिए। तो उन सबको जल्दी से जल्दी आपको बाहर करना होगा और इंश्योर करना होगा कि बाहर जाए, नहीं तो अगर वो बेंच पे बैठे रहे, खेलेंगे नहीं, तो उन लोग के लिए भी फेयर नहीं है, और फिर आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अच्छा नहीं रहता है। प्लस आपने इतने प्लेयर्स खरीदे हैं तो आपको पैसे वापस रिकूप भी करना है, क्योंकि आपने सबको सैलरी दी है, आपका वेज कैप भी रहता है, आजकल पीएसआर के रूल्स ऐसे हैं। तो ये सारे प्लेयर्स आपके सबसे पहले बाहर जाने चाहिए। एक लेफ्ट विंगर आपको ज़रूर लेना चाहिए। बात हो रही है हुलियन अल्वारेज की, तो मेरे ख्याल से अगर ग्योकरेस के साथ उनका स्वैप हो जाता है तो एक क्लियर अपग्रेड है। लेकिन अगर आप हुलियन अल्वारेज को लेफ्ट विंग पे ला रहे हैं तो उनसे बेटर, उनसे सस्ता मेरे हिसाब से एलिमन एंजाय होंगे। लोग कह सकते हैं कि भाई हुलियन अल्वारेज से बेटर कैसे हैं, भाई पोजीशन की बात होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप साका को बोलें कि भाई लेफ्ट विंग में खेलो, तो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। आर्सेनल के पास जितने भी प्लेयर्स हैं, मरीनो हैं, ओडेगार्ड हैं, साका हैं, वनियरी हैं, मेडुएके हैं, डाउमेन हैं, सब लेफ्ट फुटेड है। अगर वनियरी इस समय राइट फुटेड होते तो उन्हें बाहर नहीं किया जा रहा होता। एजे कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, फिर भी उस स्क्वाड का हिस्सा हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो राइट फुटेड हैं। आर्सेनल के पास राइट फुटेड प्लेयर्स की कमी है, इसलिए मुझे लगता है एलिमन एंजाय एक काफ़ी वायबल ऑप्शन हो सकते हैं लेफ्ट विंग के लिए, एज अ सब्सटीट्यूट टू जोलिस। या स्टार्ट भी कर सकते हैं भाई, जहाँ भी आपको लो ब्लॉक खेलना है, लो ब्लॉक के अगेंस्ट खेलना है, तो वहाँ पे आप एलिमन एंजाय को खिलाइए। और जहाँ बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलना है, जहाँ पे जोलिस को दौड़ने का मौका मिलेगा, जहाँ पे स्पीड की ज़रूरत है, वहाँ पे आप जोलिस को खिला सकते हैं। तो वो एक साइनिंग आप कर सकते हैं। इतने सारे प्लेयर्स आप बेच सकते हैं। मेरे ख्याल से माइल्स लुइस स्केली को तो आप नहीं भेजेंगे। जुबी मेंडी की बात हो रही है, अगर मरीनो को पीछे खिला सकते हैं आप, तो मेरे ख्याल से जुबी मेंडी को भी भेज सकते हैं, क्योंकि कल हमने देखा फिर से, मेरे ख्याल से पूरे यूरोप में जुबी मेंडी से ज़्यादा कंजर्वेटिवली कोई नहीं खेलता है। मतलब बहुत ही सेफ ऑप्शन, 10 में से 8 बार वो सेफ ऑप्शन ही लेंगे। वो इतनी छोटी टीम के अगेंस्ट खेलना है, अपने होम पे खेलना है, फिर भी उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये रहता है कि बॉल कैसे रिटेन करें, बॉल पीछे कैसे पास करें,
कैसे एकदम 100% श्योर जो ऑप्शन है, 100% सेफ जो ऑप्शन है वो लें। तो वो जुबिमेंडी का थोड़ा मुझे लगता है प्रीमियर लीग में अखरता है। और कहीं ऐसा नहीं होगा, अगर अगर यही टीम ला लीगा में खेल रही होती तो मेरे ख्याल से माइल्स लुइस स्केली से पहले जुबिमेंडी खेल रहे होते। लेकिन प्रीमियर लीग में आपको थोड़ी फिजिकलिटी चाहिए, आपको थोड़ा और रिस्क लेना पड़ता है, इसलिए माइल्स लुइस स्केली उनके आगे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जुबिमेंडी शायद प्रीमियर लीग के लिए इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर अब नहीं रहे हैं, शायद उनकी फिजिकलिटी एक्सपोज हो गई है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर उन्हें भी बेचना चाहें तो आपके पास इतना स्क्वाड डेप्थ है कि आप उन्हें भी बेच सकते हैं। बट मेरे ख्याल से आर्टेटा उन्हें बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो शायद उन्हें नहीं बेचेंगे। और बट इस बार मेरे ख्याल से फर्स्ट 11 में तो उनकी चांस नहीं बनेगा, उन्हें एज अ सब्सटीट्यूट ही आना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल स्क्वाड बहुत अच्छा लग रहा है। हैवर्ट्स को जैसे मैंने बोला कि आपको नंबर 9 खिलाना ही पड़ेगा अहेड ऑफ ग्योकरेस। बहुत ज़्यादा टीम इंप्रूव हो जाती है अगर हैवर्ट्स खेलते हैं। ओवरऑल गेम प्ले आपको बहुत अच्छा दिखता है, बहुत डिफरेंट दिखता है। साका को आपको राइट पे, जोलिस लेफ्ट पे। बाकी पीछे मेरे ख्याल से कल लुइस केली और डेक्लन राइस ने खेला। डेक्लन राइस को पहले मैच से खिलाया गया, साका को पहले मैच से खिलाया गया। लोग कह रहे थे कि भाई साका और डेक्लन राइस शायद पहले इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूसली खेलते हुए आ रहे हैं। बट ये दिखाता है कि भाई आर्सेनल के प्लेयर्स में मोटिवेशन इस समय कितना ज़्यादा है। बिना ज़्यादा प्री सीजन के, बिना ज़्यादा मिनट्स अंडर द लेग, वो रेडी हैं पूरा मैच स्टार्ट करने के लिए। बट एक चीज़ आर्टेटा को भी देखनी होगी, जो पिछली बार सब लोगों ने बोला कि भाई आपके पास स्क्वाड तो बहुत बड़ा है लेकिन आपके पास जो ट्रस्टेड प्लेयर्स हैं आप उनको सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं चाहते, आप उनको फर्स्ट 11 से हटाना ही नहीं चाहते। जहाँ रोटेशन के अपॉर्चुनिटी भी है वहाँ भी आप रोटेशन नहीं करना चाहते। कल कोवेंट्री के अगेंस्ट मैच था तो क्या चांस था कि भाई डेक्लन राइस की जगह आप जुबिमेंडी के साथ स्टार्ट करें, डेक्लन राइस को और थोड़ा टाइम दें, साका की जगह मेडुएके को स्टार्ट करें, साका को थोड़ा और टाइम दें। बट मेरे ख्याल से आर्टेटा ने सोचा होगा कि भाई पहला गेम है, इसमें तो पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने चाहिए। दूसरा, इसके बाद 8-10 दिनों का गैप है तो शायद इन लोगों को रिकवरी का टाइम मिल जाए। लेकिन इस सीज़न एटलीस्ट आर्टेटा को ये सोचना होगा कि भाई प्रीमियर लीग में आपको रोटेशन करना पड़ेगा। तभी आप चैंपियंस लीग के जब लैटर स्टेजेस हैं तभी डेक्लन राइस फिट रहेंगे, अपने बेस्ट पे रहेंगे, ओडेगार्ड बेस्ट पे रहेंगे, हैवर्ट्स बेस्ट पे रहेंगे, साका बेस्ट पे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन्हें इतना बड़ा स्क्वाड होने के बावजूद आप और प्लेयर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उन प्लेयर्स को लगातार 90 मिनट खिलाते जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है उससे प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे आप डीप जाते हैं चैंपियंस लीग में तो दिखने लगता है कि भाई आपके प्लेयर थोड़े और टायर्ड हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है इस बार आर्टेटा को थोड़ा रिस्क प्रीमियर लीग में लेना पड़ेगा अगर वो चैंपियंस लीग में डीप जाना चाहते हैं। बाकी मुझे भी यही लगता है कि भाई आर्सेनल टाइटल तो जीतेगी। एक बात और मैं जो आर्सेनल के हेटर्स हैं उनको कहूँगा कि पिछले साल हर आदमी कह रहा था कि भाई अनवर्दी ऑफ बीइंग चैंपियंस है, कि वर्स्ट चैंपियंस एवर हैं। तो अगर तुम लोग ये सब बोल रहे थे तो इस साल हर आदमी, किसी का भी फ़ैन हो, हर आदमी ये कैसे कह रहा है कि दे आर फेवरेट्स टू विन द टाइटल। अगर अनवर्दी थे, अगर तो वर्स्ट चैंपियंस एवर हैं तो फिर तो उन्हें रिपीट नहीं करना चाहिए ना। बट खुद तुम लोग अपने अपने ब्लॉग में, अपने अपने वीडियोस में खुद बोल रहे हो कि आर्सेनल जीतेगी, तो मतलब वर्स्ट चैंपियंस तो नहीं थे अगर तुम्हें इन पे इतना भरोसा है तो। जहाँ तक बात रही आगे आने वाले मैचेस पे, मेरे ख्याल से मैंने अभी तक प्रेडिक्शन वीडियोस नहीं दिए हैं अपने, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ट्रांसफर विंडो ख़त्म हो जाएगी, हर टीम के पास कौन से प्लेयर्स हैं, उसके बाद ही आप एक्चुअली बता सकते हैं कि कौन सी टीम कहाँ फिनिश करेगी। अभी 8-10 दिन हैं ट्रांसफर विंडो शट डाउन करने में, तो कौन सी टीम कौन से प्लेयर्स लेती है उसके बाद एक फाइनल एनालिसिस होगा। उसमें मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी टीम सबसे ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। लेकिन अभी आर्सेनल जहाँ तक टाइटल फेवरेट्स है उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर मेरे ख्याल से चेल्सी के बहुत अच्छे चांसेस हैं आर्सेनल को चैलेंज करने के लिए, और सिटी को भी जो राइट ऑफ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मरेस्का काफ़ी अच्छे मैनेजर हैं। जो लोग उन्हें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि सिटी ड्रॉप ऑफ होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। एंड सिटी वुड स्टिल बी चैलेंजिंग आर्सेनल एंड चेल्सी फॉर द टाइटल। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या रहा इस मैच में आपका टेक अवे, और आपको क्या लगता है कि आर्सेनल इस बार रिपीट करेगी या नहीं। थैंक्स अ लॉट।